नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं महाराणा फतेह सिंह के बारे में। कल पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था महाराणा सज्जन सिंह के बारे में। तो देखिएगा, महाराणा सज्जन सिंह की मृत्यु होने पर उनके कोई संतान नहीं थी। तब क्या होता है कि जो संग्राम सिंह द्वितीय हैं, उनके वंशज शिवरती के शासक महाराज दल सिंह के पुत्र फतेह सिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं। और ये कब बनते हैं? तो ये बनते हैं 23 दिसंबर 1884 को। ये राज सिंहासन पर बैठते हैं और इनका जो राज्याभिषेक उत्सव होता है वो 23 जनवरी 1885 को होता है। याद रखिएगा, इनका जो राज्य अभिषेक उत्सव होता है वो कब होता है? 23 जनवरी 1885 को 1885 को होता है। और इन्हीं के शासनकाल में जो भारत के गवर्नर जनरल है, उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन उदयपुर आते हैं। और उदयपुर कब आते हैं? 8 नवंबर 1885 को उदयपुर आते हैं। देखिएगा इनके शासनकाल में और क्या हुआ। तो इनके शासनकाल में 1887 में महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती पर 50 वर्ष पूरे होने पर सजन निवास महल में विक्टोरिया हॉल का निर्माण करवाते हैं। कौन करवाते हैं? महाराणा फतेह सिंह करवाते हैं। अब उस समय के गवर्नर जनरल थे, वो गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। और लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1885 में भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में होना था, और हुआ भी। और लॉर्ड डफरिन ने इस अधिवेशन को क्या कहा? तो लॉर्ड डफरिन ने यह कहा कि ये जो कांग्रेस का अधिवेशन है, ये मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थान है। लेकिन उन्हें ये बाद में पता चला कि ये कितनी बड़ी संस्थान है। इसी संस्थान की वजह से ऐसा माना जाता है कि भारत की स्वतंत्रता में काफ़ी सहयोग था। अब देखिएगा आगे क्या होता है कि सन 1889 में महारानी विक्टोरिया के पुत्र उदयपुर आते हैं और उनका नाम है विलियम पैट्रिक उदयपुर आते हैं। और महाराणा फतेह सिंह फतेह सागर झील का निर्माण करवाते हैं। और इनके शासनकाल में क्या होता है? तो इसी के एक साल बाद 1890 में युवराज एडवर्ड सप्तम के राजकुमार आते हैं और उनका नाम एल्बर्ट विक्टर था। वो उदयपुर की यात्रा पर आते हैं। देखिएगा, महाराणा सज्जन सिंह का जो बनाया गया था सज्जन निवास बाग, उस सज्जन निवास बाग में महाराणा फतेह सिंह वल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा का गठन करते हैं, उसकी स्थापना करते हैं। उसका क्या उद्देश्य था वल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा का? तो इसका उद्देश्य ये था कि बहुविवाह पर प्रतिबंध, यानी कि जो राजपूत राजा हैं वो एक से अधिक विवाह ना करें। अब देखिएगा, ये मेवाड़ के ऐसे पहले शासक हैं जिन्होंने एक ही विवाह किया। यानी जब इनकी पहली पत्नी की मृत्यु होती है तब ये दूसरी रानी के साथ शादी करते हैं, दूसरी राजकुमारी के साथ शादी करते हैं। यानी ये बहुविवाह के खिलाफ थे। इनका कहना था कि एक व्यक्ति को एक से अधिक विवाह नहीं करने चाहिए। और इसकी क्या शर्त थी वल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा की? तो इसमें बाल विवाह पर प्रतिबंध पर चर्चा की गई। बाल विवाह पर प्रतिबंध होना चाहिए, बाल विवाह नहीं होना चाहिए। और इसमें जो राजपूतों के रीति रिवाज में फिजूल खर्ची है, उसे रोकने का प्रबंध इन्होंने कहा कि इसे फिजूल खर्ची को रोका जाए, व्यर्थ में खर्ची ना की जाए। अब देखिएगा इनके शासनकाल में और क्या होता है। तो इनके शासनकाल में जो गवर्नर जनरल, इनके बाद जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो 31 अक्टूबर 1919 को उदयपुर की यात्रा पर आते हैं। और महाराणा 3 नवंबर को इनके हाथों से, लॉर्ड मिंटो के हाथों से विशाल मिंटो दरबार हॉल का नींव डलवाते हैं और अपने महलों में डलवाते हैं।
ये मिंटो के हाथों से ही ये नींव डलवाते हैं विशाल मिंटो दरबार हॉल की। अब देखिएगा इनके शासनकाल में सबसे खतरनाक और आपने बचपन से सुनी होगी, जिसकी चर्चा आपने बचपन से सुनी होगी, बड़े बुजुर्ग से बात करते हैं तो इसकी व्याख्या जरूर करते हैं या इसकी बात जरूर करते हैं। बड़े बुजुर्ग से आपने देखा होगी कि बड़े बुजुर्ग से बात करते हैं कि एक बहुत बड़ा काल पड़ा, जिसका नाम छपनिया काल है। वो छपनिया काल इन्हीं के शासन काल में पड़ता है। और छपनिया काल क्यों है? क्योंकि विक्रम संवत, ध्यान दीजिएगा, विक्रम संवत 1556 में, विक्रम संवत 1556 ईस्वी सन इसमें क्या था? तो ईस्वी सन 1899, ईस्वी सन 1899। विक्रम संवत और ईस्वी सन में अंतर क्या है? तो सिर्फ 57 वर्षों का अंतर है। अगर आप विक्रम संवत से ईस्वी सन निकालना चाहते हैं तो इसमें से 57 को माइनस कर दीजिए। विक्रम संवत में से 57 माइनस करेंगे, आपके सामने ईस्वी सन आ जाएगा। तो विक्रम संवत 1956 को कुख्यात छपनिया काल पड़ा और उस कुख्यात छपनिया काल में महाराणा ने लोगों की बहुत मदद की, राहत पहुंचाई, सभी उपाय किए, फिर भी लाखों लोग और लाखों पशु मौत के मुंह में चले गए। अब देखिएगा इस काल के तुरंत बाद ही 1904 में छपनिया काल पड़ा, 1899 में, और इस काल के बाद ही 1904 में प्लेग महामारी फैल गई। और इस प्लेग महामारी के बाद अक्टूबर 1918 को इन्फ्लुएंजा बीमारी मेवाड़ में फैल गई, या आप कह सकते हैं संपूर्ण भारत में पहली यह विश्व की महामारी आई। महामारी कौन सी होती है? जो बड़े स्तर पे, जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो ये एक महामारी है, बड़े स्तर पर है, तो बड़े स्तर पर यह बीमारी फैल गई, ये इन्हीं के शासनकाल में। अब देखिएगा इनके शासनकाल में इनको कितना 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 झेलना पड़ा। पहले छपनिया काल पड़ा, फिर प्लेग बीमारी हुई और उसके बाद में इन्फ्लुएंजा बीमारी फैली। अब देखिएगा 1 जनवरी 1903 को इंग्लैंड के किंग एडवर्ड सप्तम ने गद्दी आसीन यानी सिंहासन ग्रहण करने के उपलक्ष्य में दिल्ली में एक बहुत बड़ा दरबार रखा। उस दरबार में महाराणा को आमंत्रित किया। अब उस दरबार में जाने के लिए, उस जाने से रोकने के लिए इनके दरबार में एक कवि रहा करते थे, ठाकुर केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ ने इन्हें रोकने के लिए चेतावनीरा चुंगटिया नामक शोरटे लिखे और 13 शोरटे लिखे। इन्हें रोकने के लिए शोरटे लिखे और इन्हें भेजे। फिर ये दरबार में शिरकत नहीं देते हैं, दरबार में नहीं जाते उन शोरटों को पढ़कर। ठाकुर केसरी सिंह बारठ इनके दरबार में रहा करते थे और ठाकुर केसरी सिंह बारठ एक कवि होने के साथ साथ स्वतंत्रता प्रेमी थे। ठाकुर केसरी सिंह बारठ के पुत्र प्रताप सिंह बारठ को राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद किसे कहा जाता है? तो प्रताप सिंह बारठ। ये केसरी सिंह बारठ के पुत्र हैं, प्रताप सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ के पुत्र प्रताप सिंह बारठ को राजस्थान का क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है, क्योंकि इनमें भी गर्म खून था और ये एक स्वतंत्र सेनानी थे। अब देखिएगा केसरी सिंह बारठ इन्हें रोकते हैं और ये नहीं, दरबार में नहीं जाते हैं। और ये क्या करते हैं? महाराणा जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो उस प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सहायता करते हैं। इंग्लैंड की मदद करने की वजह से इनको GCVO की उपाधि दी जाती है। और किन के द्वारा दी जाती हैं? वो अंग्रेज सरकार द्वारा दी जाती हैं। अब GCVO की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म ग्रेट कोर्स ऑफ द रॉयल विक्टोरिया ऑर्डर, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब देखिएगा ये और क्या करवाते हैं। तो इनके शासनकाल में 1919 में जॉर्ज पंचम का जन्म उत्सव पर इनके जो राजकुमार थे, इनके जो उत्तराधिकारी थे, भूपाल सिंह को अंग्रेज सरकार के द्वारा KCIC की उपाधि दी जाती है, खिताब दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाते हैं। और ये राजपुताने में किसी राजकुमार को दिया जाने वाला पहला खिताब था। इसी तरह से इनके शासनकाल में दिसंबर
इनके शासनकाल में दिसंबर 1911 में ब्रिटेन के ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम दिल्ली आते हैं और एक भव्य दरबार का आयोजन किया जाता है। लेकिन महाराणा फतेह सिंह दिल्ली जाते हैं पर इनसे स्टेशन पे ही मिलकर वापस मेवाड़ लौट कर आ जाते हैं। ये अपने दरबार में अपनी हाजिरी नहीं देते हैं और इन्हीं के शासनकाल में इन्होंने 28 जुलाई 1921 को राजपाट, ये क्या करते हैं, अपना जो राजपाट है, अधिकांश जो अधिकार हैं वो सभी अब राजकुमार को सौंप देते हैं। और ये उस राजकुमार का नाम क्या है, भोपाल सिंह, जो कि अगले मेवाड़ के उत्तराधिकारी हैं। इन्हें ये राजपाट सौंप देते हैं। अब महाराणा फतेह सिंह क्या करते हैं, महाराणा फतेह सिंह मेवाड़ स्क्वाड्रन का निर्माण करते हैं, मेवाड़ रिसाला का निर्माण करते हैं और इस जो स्क्वाड्रन का गठन करते हैं, इस स्क्वाड्रन को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देवली में सेना की सहायता के लिए भेजा जाता है। देवलाली। और ये देवलाली कहाँ पे है, वर्तमान में महाराष्ट्र में, वहाँ पे इसको भेजा जाता है, इस स्क्वाड्रन को भेजा जाता है। अब इस तरह से 24 मई 1930 को महाराणा फतेह सिंह के दिल की बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है। और महाराणा फतेह सिंह की मृत्यु के बाद जो अगले शासक बनते हैं वो महाराणा भोपाल सिंह बनते हैं। और महाराणा फतेह सिंह के बाद जो अगले शासक है, खाली भोपाल सिंह अब हमारे इतिहास में रहे हैं, मेवाड़ का इतिहास पूरा हो जाएगा। उनके बाद में हम कुछ अन्य सिसोदिया के बारे में पढ़ेंगे, जैसे वागड़ की सिसोदिया जो कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में जाके बसे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। घर पे रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।